हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर 1000 MCQ सीरीज़ फॉर JKSSB क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए चल रही है, जिसमें हमने अभी तक काफ़ी ज़्यादा कवर कर लिया है। तो आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस फॉर JKSSB क्लास 4 इंग्लिश के लिए लेकर आए हैं। अभी तक हमने इंग्लिश के 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। इंग्लिश के आपको 200 क्वेश्चंस मिलने थे, आज आपको नेक्स्ट 20 मिलेंगे, यानी कि आज आपको 80 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश सेक्शन के कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आज का क्वेश्चन है वो पिक आउट द प्रेपोजिशनल फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको इस सेंटेंस में क्या फाइंड करना है? प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। आपने प्रेपोजिशन पढ़ा होगा, ठीक है। उन्हीं प्रेपोजिशंस की दोस्तों एक फ्रेज होती है, तो वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? द बुक ऑन द टेबल इज अ वाइडली रेड बुक, ठीक है। देखिए, अगर आपने प्रेपोजिशन पढ़ा है ना, तो आपके लिए ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। देखिए मेरी बात सुनिए, हमें क्या ढूंढना है? प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो इसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज कौन सी है? इसमें जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो है द बुक ऑन द टेबल, ठीक है। द बुक ऑन द टेबल इज द प्रेपोजिशनल फ्रेज इन दिस सेंटेंस। इज ए वाइडली रेड बुक प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं है। द बुक ऑन द टेबल, ठीक है, ये है इसकी प्रेपोजिशनल फ्रेज। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये पता चला होगा। अगर आपने प्रेपोजिशंस पढ़े हैं, उन्हीं प्रेपोजिशंस के साथ दोस्तों जब आप एक ऑब्जेक्ट जोड़ लेते हैं ना, जब एक ऑब्जेक्ट किसी प्रेपोजिशन के साथ जुड़ जाता है, किसी प्रेपोजिशन प्लस नाउन के साथ जुड़ जाता है, उस वक्त बनता है हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। नेक्स्ट है पिक आउट दी प्रेपोजिशनल फ्रेज। इधर फिर से प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में पूछा गया। सबसे पहले आप प्रेपोजिशन ढूंढिए। कौन सा प्रेपोजिशन? यहाँ पर प्रेपोजिशन है along, ALONG। along इज द प्रेपोजिशन हियर। तो इस प्रेपोजिशन के साथ अगर आप इसके आगे आने वाले ये वाला पार्ट, द बिजी 6 लेन हाईवे, दिस इज द प्रेपोजिशनल फ्रेज हियर, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ आई होगी। along द बिजी 6 लेन फ्रेज, ये पूरा का पूरा इज द प्रेपोजिशनल फ्रेज, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आर्टिकल के बेस पर पूछा गया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? देयर वाज डैश सेवरल लुक ऑन हिज फेस एज ही मूव टूवर्ड्स द स्टेप्स लीडिंग इनटू द हाउस, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, जो ये सेवर लिखा हुआ है, इसकी साउंड क्या है? सेवर, स से इसकी साउंड आ रही है, यानी कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आर्टिकल कौन सा यूज किया जाता है? कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आर्टिकल ए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आर्टिकल के बेस पर ही पूछा गया हुआ है। डैश ओरिजिन ऑफ दिस हेजीनेस इज नॉट फार टू सीक, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लोग गलती कहाँ कर सकते हैं दोस्तों? यहाँ पर वो एन यूज कर सकती है, एन ओरिजिन ऑफ दिस हेजीनेस। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज़ की बात की जा रही है। वो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप इस दिस की बात करो, ओरिजिन ऑफ दिस हेजीनेस, किसी पर्टिकुलर हेजीनेस की बात की जा रही है, किसी पर्टिकुलर हेजीनेस की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर दिस इसके लिए यूज़ किया गया है, ठीक। जैसे हम बोलते हैं ना कि दिस डॉग की बात की तो किसी पर्टिकुलर डॉग की बात की जा रही है। अगर यहाँ पर पर्टिकुलर हेजीनेस की बात की जा रही है तो ओरिजिन से पहले एंड ना आकर ओरिजिन से पहले द यूज किया जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मॉडल के बेस पर पूछा गया हुआ है। वी डैश नॉट बी गोइंग टू द गेम टुमारो ड्यू टू सम एमरजेंसी। अब यहाँ पर क्या बात बोली गई है कि हम कल गेम खेलने नहीं जा रहे होंगे क्योंकि इमरजेंसी आ चुकी है,
ठीक है, किसी इमरजेंसी के कारण हम कल गेम खेलने नहीं जा रहे होंगे। यहाँ पर एक पक्की बात कर रहा है कि क्योंकि इमरजेंसी आ चुकी है इसलिए हम कल गेम नहीं खेलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो गई, पॉसिबिलिटी यहाँ पर यूज़ ही नहीं होगी, इसलिए कैन यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, कैन यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, माइट यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, कुड यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर वो पक्की बात बोल रहा है कि इमरजेंसी पड़ चुकी है इसलिए हम कल गेम खेलने नहीं जा रहे होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि विल। ठीक, वी विल नॉट बी गोइंग टू द गेम ड्यू टू सम एमरजेंसी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, डैश आई मेक सम टी। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? डैश आई मेक सम टी। देखिए डेयर तो यूज़ नहीं होगा, डेयर आई मेक सम टी बिल्कुल यूज़ नहीं होगा, विल भी यूज़ नहीं होगा, विल कभी यूज़ नहीं किया जाता है, वुड तो तब यूज़ किया था जब कोई अपनी इच्छा जाहिर करे, जैसे कि वुड डैट आई वर ए किंग, कि काश में कभी राजा होता, इस टाइप में यूज़ किया जाता है। कौन सा ऑप्शन बचा? शैल, ऑप्शन सी, सी इज़ द राइट आंसर। शैल आई मेक सम टी, कि क्या मैं आपके लिए थोड़ी चाय बनाऊं। ठीक है, इस टाइप में यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 जो आपको टेंस के बेस पर पूछा गया हुआ है, इफ़ आई डू नॉट फील टायर्ड आई डैश गो टू द पार्टी। कि अगर मैं थका नहीं होता तो मैं पार्टी में ज़रूर गया होता। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर तो प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है, यहाँ पर तो प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है। इधर मैं आपको एक बहुत ही एक मेन चीज़ बताता हूँ। देखिए दोस्तों, कभी भी इफ़ क्लॉज का यूज़ किया जाए ना, मैं आपको यहाँ पे साइड पे लिख के बताता हूँ। अगर कभी भी इफ़ क्लॉज का यूज़ किया जाए, इफ़ उसके आगे जो सेंटेंस यूज़ किया जाए वो प्रेजेंट टेंस हो, इफ़ क्लॉज के बाद अगर आगे प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाए तो कामा के बाद जो सेंटेंस आगे यूज़ किया जाएगा वो फ्यूचर होगा। दैट विल बी फ्यूचर सिंपल। अगर यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल हुआ तो आगे आने वाला सेंटेंस फ्यूचर सिंपल होगा। ठीक है, इफ़ क्लॉज का ये रूल चलता है, ये आपको रूल याद रखना पड़ेगा कि इफ़ क्लॉज के बाद अगर प्रेजेंट सिंपल यूज़ किया जा रहा है तो कामा के बाद आगे फ्यूचर सिंपल यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो प्रेजेंट सिंपल यूज़ किया गया है। इफ़ आई डू नॉट फील टायर्ड, आगे क्या आएगा? आगे फ्यूचर सिंपल आएगा। फ्यूचर सिंपल का रूल क्या बोलता है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आई है, आई के साथ शैल भी यूज़ किया जाता है, विल भी यूज़ किया जाता है। तो अब मेरी बात सुनिए, अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर बात के बारे में बोला जा रहा है कि अगर मैं थका नहीं हुआ होता, ये बात बोलता, अगर मैं थका नहीं हुआ होता तो मैं पार्टी के लिए ज़रूर गया होता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीधे फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ करना है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ दी राइट आंसर। आई विल गो टू दी पार्टी। इन शॉर्ट आपको वो रूल याद रखना पड़ेगा कि इफ़ के बाद अगर प्रेजेंट टेंस आता है उसके कामा के बाद जो टेंस आएगा वो फ्यूचर सिंपल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, ये भी टेंस के ऊपर पूछा गया है। देखिए, मच एफर्ट वॉज बीइंग मेड इन ऑर्डर टू सेव द एनिमल दैट डैश इन टू द पिट द डे बिफोर। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस पास्ट में है। मच एफर्ट वॉज बीइंग मेड इन ऑर्डर टू सेव द एनिमल, काफ़ी एफर्ट यूज लगाए गए थे उस एनिमल को सेव करने के लिए, बचाने के लिए। ठीक है, इसके आगे आने वाला सेंटेंस भी पास्ट होगा। आपको ये पता होगा कि आगे भी अगर सेंटेंस पास्ट से शुरू हो रहा है तो वह ख़त्म भी पास्ट से होगा। ठीक, क्या हैड फॉल्ट आएगा? कभी नहीं आएगा हैड फॉल्ट, क्योंकि फॉल्ट तो होता नहीं है, फॉलन होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फॉल की फॉलन होती है। ठीक है, फॉल भी यूज़ नहीं होगा, प्रेजेंट यूज़ नहीं, कभी नहीं होगा। भी फॉलन भी यूज़ नहीं होगा, ना फॉल ना फॉलन यूज़ होगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म के लिए पहले कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, यानी कि हैड की तरह।
थर्ड फॉर्म यूज़ करने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मच एफर्ट वॉज बीइंग मेड इन ऑर्डर टू सेव द एनिमल दैट हैड फॉलन। ठीक है, जिन्होंने टेंस पढ़े होंगे उन्हीं को ये वाली बात समझ आ रही होगी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किसी भी सेंटेंस में हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते अंटिल इट इज़ नॉट हैविंग अ हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हैड, हैज़, हैव, विल हैव। जो हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी, अगर उनके सामने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के सामने जब तक नहीं आती तब तक हमारा सेंटेंस जो परफेक्ट सेंटेंस नहीं बनता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 आपको प्रपोजिशन के बेस पे पूछा गया हुआ है। तो देखिए, वर दे डैश बी टोल्ड दैट द पीपल ऑफ इंग्लैंड वर सो डिग्रेडेड, सो besotted, so dead to all sense of their true interest that they could make no efforts to possess themselves dash the franchise। सबसे पहले आप इस वाली जो फिल इन द ब्लैंक है इसको फिल करने की कोशिश कीजिए। वर दे डैश बी टोल्ड, आपने सेंटेंस सुना होगा कि ही वॉज टू बी टोल्ड। टू बी टोल्ड आपने सुना होगा, टू बी टोल्ड, टू बी टोल्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो इसी तरह यहां पर भी वर दे टू बी टोल्ड आएगा। वर दे टू बी टोल्ड, क्या उनको बताया जाएगा, क्या उनको बताया जाएगा वर दे टू बी टोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि अगर आप बाकी ऑप्शन देखें, फॉर कभी यूज़ नहीं होगा, वर दे फॉर बी टोल्ड कभी नहीं हो सकता, वर दे सो बी टोल्ड कोई बन नहीं रहा है। तो ये तो पता चल गया कि यहाँ पर टू यूज़ होगा। तो ऑप्शन या तो ए सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए या ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि यहाँ पर तो टू यूज़ किया जाएगा पहले, ये तो पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। दैट दे कुड मेक नो एफर्ट्स टू पोजेस देमसेल्व्स डैश दी फ्रेंचाइज। तो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन यूज होगी वो होगी ऑफ द फ्रेंचाइज। ऑफ द फ्रेंचाइज इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, टू एंड ऑफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। ये बिल्कुल ही सिंपल पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल है। द बॉल वॉज डैश द टेबल। अब बॉल क्या था कि देखिए, बॉल क्या होगी, टेबल है, टेबल के नीचे बॉल होगी। ठीक है, इन तो यूज़ नहीं होगा कि टेबल के अंदर है, कभी नहीं। टू कभी यूज़ नहीं होगा, एट भी यूज़ नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी, द बॉल वॉज अंडर द टेबल। ठीक है, यहाँ पर अंडर यूज़ किया जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको पैराग्राफ के बेस पर पूछा गया है। पैराग्राफ वाले जितने क्वेश्चंस हैं वो आप डायरेक्ट पैराग्राफ पढ़ के निकाल सकते हैं, क्योंकि क्लास 4 में जो आपको पैराग्राफ के बेस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो विद इन पैराग्राफ उनके आंसर्स निकलेंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चंस हैं 71, 72, 73, 74 एंड 75, 74, ये 4 क्वेश्चंस जो हैं ये आपको पैराग्राफ्स पर मिल जाएंगे। जब आपको ये पैराग्राफ मिलेगा वहाँ से आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन 75 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब हमें इस वर्ड का सिनोनिम बताना है। ग्रैंडियर। सबसे पहले आपको मैं ग्रैंडियर का मतलब बताता हूँ। ग्रैंडियर का मतलब क्या होता है? ग्रैंडियर का मतलब होता है कोई चीज़ जो आपको बहुत ही मैग्निफिसेंट, बहुत ही बढ़िया लगी ना, कि जब हम एक टाइप की हम किसी की तारीफ करते हैं ना कि मैग्निफिसेंट, उस टाइप में यूज़ किया जाता है ग्रैंडियर। तो ऑप्शन देखकर ही आपको पता चल जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, मैग्निफिसेंस। ठीक है, ग्रैंडियर का सिनोनिम है मैग्निफिसेंस, ऑप्शन बी। और अगर बाकी वर्ड्स की बात करें, चीपनेस, पैल्ट्रीनेस, वर्थलेसनेस, ये तीनों सिनोनिम एक दूसरे के हैं। इन तीनों का मतलब एक ही होता है कि जो चीज़ यूजलेस हो, जिसका कोई मतलब जिसका कोई वर्थ ही ना हो। तो चीपनेस, पैल्ट्रीनेस और वर्थलेसनेस, इन तीनों का मतलब ही होता है वर्थलेसनेस। ठीक है, तो जो 75 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, मैग्निफिसेंस। क्वेश्चन नंबर 76 आपको फिर से सिनोनिम के बेस पर पूछा गया हुआ है। इनकॉरिजिबल। ठीक है, इनकॉरिजिबल। सबसे पहले इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है? इनकॉरिजिबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसकी शेप जो मतलब कभी चेंज ना हो, दैट इज़ अनेबल टू चेंज।
इनकॉरिजिबल का मतलब होता है अनेबल टू चेंज, अनेबल टू चेंज। ठीक है, तो देखने के बाद आपको कौन सा पता चलेगा इसमें से कि कौन सा है वो है ऑप्शन डी, इरफॉर्मेबल। इरफॉर्मेबल का मतलब होता है अनेबल टू रिफॉर्म, कि फिर से अपनी फॉर्म में आने नहीं आ सकते हैं, उसको बोलते हैं इरफॉर्मेबल। ठीक है, तो ऑप्शन ए का कौन सा सिनोनिम हो जाएगा, ऑप्शन यानी कि इनकॉरिजिबल का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब हमें इसमें से जो वर्ड्स बिल्कुल सही स्पेलिंग में लिखा गया हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम डी पार्ट स्टार्ट करें, सफ़र SUFFER होता है, नहीं है राइट आंसर। ट्रीटमेंट की स्पेलिंग भी गलत लिखी है, स्टैंड स्टिल की स्पेलिंग भी गलत लिखी है, एल एंड में डबल एल होना चाहिए। तो कौन सी स्पेलिंग सही है, वो है एस्केलेट। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर, इसके स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए डिसअलो, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। एक्सऑर्बिनेंट, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। नॉन प्लस NONPLUSSED, बिल्कुल स्पेलिंग ठीक है। तो ऑप्शन डी के स्पेलिंग गलत होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी के स्पेलिंग क्या होते हैं, एसक्यू के स्पेलिंग होते हैं ESCHEWSU। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अवॉइड, अवॉइड करना बोलते हैं ना, अवॉइड, वो इसका मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, फाइंड द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड का हमें एंटोनियम बताना है। क्या वर्ड दिया गया है, पॉसिबल। पॉसिबल सबसे पहले देखिए पॉसिबल होता क्या है, पॉसिबल होता है कोई ऐसा काम जिसकी होने की संभावना हो, होने की संभावना को बोलते हैं पॉसिबल। ठीक है, तो इसका एंटोनियम मतलब कि कुछ ऐसा वर्ड दैट इज अनेबल टू बी डन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फिजिकल का कोई मतलब इससे नहीं बनता, प्रैक्टिकल अलग चीज़ आई, वाइवेबल अलग चीज़ आई, ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अनडोएबल मतलब होता है इसका अनेबल टू बी डन, ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर एंड इज द एंटोनियम ऑफ पॉसिबल। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, फाइंड द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। डैमेज का भी हमें एंटोनियम फाइंड करना है। डैमेज होता है एक टाइप का किसी को डैमेज पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, हार्म भी वही चीज़ आई, हार्म भी वही चीज़ आई, ठीक है ना, मार भी वही चीज़ आई। नेक्स्ट है इंजर, इंजर भी वही आता है कि किसी को डैमेज पहुंचाना, किसी को जख्मी करना। ठीक है, इंप्रूव इज द एंटोनियम, इंप्रूव इज द एंटोनियम ऑफ डैमेज, यानी कि जो अपोजिट वर्ड होते हैं वो है इंप्रूव, मतलब कि पहले से बेहतर होना, वो होता है इंप्रूव। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज की हमारी 20 क्वेश्चंस की सीरीज। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारी आज की वीडियो के 20 क्वेश्चंस, 20 नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसी तरह हमारे 80 क्वेश्चंस इंग्लिश के लिए हमारे 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम बाकियों के भी कवर करेंगे, जिसमें हमारी जनरल अवेयरनेस सेक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके भी हमें कवर करने पड़ेंगे। इसके भी हमारे अभी तक 120 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, आज आपको इसकी एक और वीडियो मिल जाएगी, तो इसके भी आपके 160 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना हो सके आप इसको पढ़ते रहिए, हर दिन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके पास लगभग एक मंथ का समय है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 28 फ़ैब को होगा, 28 फ़ैब, 29 फ़ैब और 1 मार्च, तो लगभग एक मंथ का लगभग आपके पास समय है। ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी कि 13 फ़ैब से पहले हम ये पूरी मॉक सीरीज़ कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद भी दोस्तों आपके पास 15 डेज़ और होंगे, तो उन 15 डेज़ में हम अपने टेलीग्राम चैनल पर क्विज़ेस लेते रहेंगे पर्टिकुलर टॉपिक्स के, ताकि आपके उन 15 डेज़ में हर एक टॉपिक जो है बिल्कुल अच्छी तरह रिवाइज हो जाए। हम अपने टेलीग्राम चैनल पर क्या करेंगे कि 15 डेज़ के लिए आपको बता देंगे कि किस दिन किस हम टॉपिक का टेस्ट लेंगे, तो आप वो रिवाइज करिएगा, और उसके अगले दिन तो उसके ऊपर हम क्विज़ देंगे। तो आप बस जितना हो सके उतना पढ़िए, और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट जो MCQs हैं वो लेकर आएंगे आपके लिए। तो और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं दोस्तों, और अगर आप क्लास 4 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें हमने एमसीक्यू सीरीज़ की है, आप हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहाँ पर आपको पर्टिकुलर इंग्लिश की, रीजनिंग की, मैथ की और जनरल अवेयरनेस की एमसीक्यू सीरीज़ की ही अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से हमारी शुरू से वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के साथ।